नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव नतीजे आ चुके हैं और 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है। यूं तो बीजेपी के जीत के कारण कई सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उस बात की जिस बात को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि दिल्ली को अगर हम परिभाषित करें तो वहां पर तीन बड़े फैक्टर्स सामने आते हैं। दिल्ली को जाना जाता है कि वहां पर मध्यम वर्ग परिवार के लोग बहुत सारे रहते हैं और यह भी माना जाता है कि दिल्ली में बहुत सारे उद्योगपति रहते हैं जो कि पॉश एरियाओं में रहते हैं। इसके अलावा एक वो भी तरह के लोग हैं जो दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और एक दिल्ली को जाना जाता है बाहरी दिल्ली के रूप में, जिसे आउटर दिल्ली कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिलसिलेवार उस बाहरी दिल्ली की, उस बाहरी दिल्ली में जहां पर की जाट मतदाता रहते हैं। और इस चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भर भर के बीजेपी को वोट किया है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा, जब चुनाव शुरू हो रहा था तब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और ये आग्रह उनसे किया है कि दिल्ली में जो जाट समाज के लोग रहते हैं उन्हें दिल्ली में आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरीके से कई सारे राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, जहां पर कि जाटों को आरक्षण मिलता है, यानी उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल करना चाहिए। उसके बाद से तमाम ये कयास शुरू हो गए थे कि अरविंद केजरीवाल इस बार जो जाट मतदाता हैं उनको साधना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि इस बार जो बाहरी दिल्ली में, यानी कि जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो शायद आम आदमी पार्टी से छिटक सकते हैं और वो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सक्रिय पार्टी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से गठबंधन किया और हमने यह भी देखा कि उस गठबंधन का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ। हालांकि उसके बाद में जब हरियाणा में चुनाव हुआ था तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ सीटें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को दी जाएंगी और जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के दिग्गज नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। लेकिन ना तो जयंत चौधरी को सीट मिली और ना ही उनके नेताओं से प्रचार कराया गया, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव था वो अपने आप में एक अलग चुनाव था। वो चुनाव बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट बनाने की कोशिश की उस चुनाव को, और वो वहां पर कामयाब भी होती दिखी। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। हरियाणा में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को वोट ना करके, क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुतायत में जो जाट समुदाय के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो हमने कुछ और ही देखा। और इस चुनाव में भी, जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी हमने देखा कि जो जाट मतदाता हैं वो चले गए बीजेपी के पास में, जहां पहले आम आदमी पार्टी लगातार जीतती आ रही थी, चाहे वो 2013 हो, 2015 हो, 2020 हो। अगर एक दो सीट का हम बात करें, एक दो सीट को हम अपवाद मान लें, उसके अलावा सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने कब्जाई हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने बाहरी दिल्ली की जितनी भी सीटें हैं वो इस बार जीती हैं। हम अब आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस बार कौन कौन सी सीटों पर खेला हुआ और कौन कौन सी सीटें बीजेपी ने जीती, और जिसमें सबसे बड़ा कारण था जाट वोटर्स। हम आपको बताते हैं कि लगभग 364 गांव दिल्ली में हैं जो कि बाहरी दिल्ली में जिन्हें कहा जाता है। बाहरी दिल्ली में लगभग 364 गांव हैं और जिसमें से 225 गांव ऐसे हैं जहां पर बहुतायत में जाट वोटर्स रहते हैं, जाट समुदाय के लोग रहते हैं। तो यही अपने आप में एक बड़ा कारण है। और अब देखिए सीट, कौन कौन सी सीट वो हैं जो बीजेपी ने जीती हैं, आम आदमी पार्टी से छीनी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जो जाट वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ में चले गए
इस चुनाव में। हम सबसे पहले बात करेंगे मुंडका विधानसभा सीट की। मुंडका विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र दराल ने आम आदमी पार्टी के जसबीर कारला को लगभग 10,500 वोटों से हराया। और इस सीट पर जो गजेंद्र बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें 89,839 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर लगभग 80,000 यानी 79,289 वोट मिले हैं। नजफगढ़ सीट जो आम आदमी पार्टी के पास में थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी ने जीत ली। नजफगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट नीलम पहलवान ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तरुण कुमार को देखिए 29,009 वोटों से हरा दिया, यानी कि 30,000 से लगभग ये सीट बीजेपी ने जीती है। नजफगढ़ ये वही सीट जहां से कैलाश गहलोत विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में चले गए तो उन्हें बिजवासन सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और वो सीट भी बीजेपी ने जीती है। इसके बाद हम बात करेंगे नांगलोई जाट विधानसभा की। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार शौकीन ने आम आदमी पार्टी के रघुविंदर शौकीन को 26,251 वोटों से हरा दिया। देखिए बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर 75,272 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर केवल 49,000 वोट मिले। यानी कि 3 सीटों की अभी तक हमने बात की है। आगे जो सीटें हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि वहां के चुनाव परिणाम कैसे रहे। हम बात करेंगे मटियाला विधानसभा सीट की, तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी संदीप सहरावत ने आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन को 28,723 वोटों से हरा दिया और बीजेपी के संदीप को 1,46,295 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के शौकीन को 1,17,572 वोट मिले। बिजवासन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वही सीट जहां पर कैलाश गहलोत जो कि नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, दिल्ली में मंत्री भी रहे दिल्ली सरकार में, लेकिन उन्होंने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें बिजवासन से उम्मीदवार बनाया और कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज को 11,276 वोटों से हराया और बीजेपी प्रत्याशी को यानी कि कैलाश गहलोत को यहां पर 64,951 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 53,675 वोट मिले। महरौली विधानसभा, देखिए महरौली विधानसभा यहां से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह यादव ने आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी को 1782 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को 48,349 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 46,567 वोट मिल सके। महरौली जो विधानसभा है ये अपने आप में इसलिए भी चर्चित थी क्योंकि यहां पर जाट मतदाता भी रहते हैं और जो यादव समाज के वोटर्स हैं वो भी रहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया था और इसको लेकर के काफी वहां पर तनातनी भी दिखी और ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से भी कोई जाट प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने यहां पर जो प्रत्याशी उनके गजेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया, उम्मीदवार बनाया और जाटों ने फिर भी उन्हें वोट दी और यहां से बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके बाद हम बात करते हैं बवाना विधानसभा सीट की। बवाना विधानसभा सीट जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी जीतती आ रही थी और इस सीट पर बीजेपी ने अब की बार रविंदर इंद्राज सिंह को प्रत्याशी बनाया और आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग विधायक थे जय भगवान उपकार, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और यहां पर बीजेपी ने 31,475 वोटों से चुनाव ये जीता है और यहां जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें 1,19,515 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 88,040 वोट ही मिल सके। बवाना सीट यहां पर हम खुद गए थे और जो यहां के जाट मतदाता हैं उनमें हमने एक रोष देखा था और तभी हमें यह लग रहा था कि यह सीट अब की बार बीजेपी जीतने वाली है। ठीक ऐसे ही नरेला विधानसभा सीट की भी अगर हम बात करें तो नरेला भी हमने कवर की थी और वहां भी हमें वही दिखाई दे रहा था जैसा कि हमने बवाना सीट के बारे में बताया। नरेला विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भी बीजेपी के खाते में गई और यहां से उतरे पार्टी के प्रत्याशी राजकरण खत्री ने आम आदमी पार्टी के शरद कुमार को 8,596 वोटों से हरा दिया। जब आम आदमी पार्टी की पहली सूची आई थी तो उसमें जो उनके सिटिंग विधायक हैं शरद कुमार चौहान को यहां से टिकट नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद में जब ग्राउंड रिपोर्ट्स आई
तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला और जो वहां के सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को दोबारा से मौका दिया ये चुनाव लड़ने का। उसके बावजूद बीजेपी ये चुनाव जीतने में कामयाब रही, लगभग 8,500 वोटों से। बीजेपी को यहां 87,215 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 78,619 वोट ही मिल पाए। रिठाला विधानसभा की हम बात करेंगे दर्शकों, तो रिठाला विधानसभा इस सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। यहां बीजेपी के कुलवंत राणा ने आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल को 29,616 वोटों से हरा दिया, यानी कि लगभग 30,000 वोटों से बीजेपी इस विधानसभा को जीती है। इसके बाद हम विकासपुरी की बात करेंगे। इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की और इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र यादव को 12,876 वोटों से हराया। यहां बीजेपी को 1,35,564 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 1,22,688 वोट्स मिले। तो ये वो 10 सीट जो आम आदमी पार्टी के पास थी वो बीजेपी ने इस बार अपने नाम कर ली, क्योंकि जो जाट वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ इस चुनाव में हमें जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि तमाम कयास किए गए, देखिए लगातार घेराबंदी करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि कैसे भी करके जो जाट मतदाता हैं उनको साधा जाए और एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी को वोट करें। लेकिन इस बार बीजेपी की जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो बीजेपी उसमें कामयाब हो सकी। वो चाहे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जो जैसे कि मैंने कहा कि जयंत चौधरी को अपनी पार्टी के साथ में लेना हो, या फिर जो दूसरे दिग्गज बड़े नेता हैं बीजेपी के, भले ही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो या फिर वो हरियाणा से हो, उन्होंने चुनावी कैंपेनिंग इस चुनाव में की और उसका असर हमें यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जो उम्मीदें बीजेपी से यहां के जाट समाज के कहें या फिर जो दूसरे भी समाज के लोग जो बाहरी दिल्ली में रहते हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, जो किसान रहते हैं, जो उम्मीदें उन्होंने बीजेपी से की हैं, अब जब बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी उन वादों पर, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। और क्योंकि प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को लगभग 4100 वोटों से हराया है, प्रवेश वर्मा इस मुख्यमंत्री की रेस में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे फिलहाल बताए जा रहे हैं। और चुनाव जीतने के अगले ही दिन वो अपने जो पैतृक गांव है मुंडका, वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के लोगों का धन्यवाद देते हैं और ये कहते हैं कि आपने इस चुनाव में मेरी काफी मदद की है और मुंडका से आप नई दिल्ली आए और मेरे लिए चुनाव कैंपेन किया आपने। उन्होंने धन्यवाद दिया, अपने जो गांव के लोग हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, उनको धन्यवाद दिया। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री किसी जाट चेहरे को बना सकती है? क्या प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं दर्शकों। हमारी लगातार नजर बनी हुई है कि क्या दिल्ली में होने वाला है और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हम लगातार उस पर चर्चा भी करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।